सबसे पहला प्रश्न आता है, सम सीमांत उपयुक्तता को किस अन्य नाम से जाना जाता है। यानी हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सीमांत उपयुक्तता को किस नाम से जानते हैं। आज हमने पढ़ना है सम सीमांत उपयुक्तता को किस नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहला नाम आता है गॉसियन का सेकंड नियम। बिल्कुल, गॉसियन का सेकंड नियम सम सीमांत उपयुक्तता को दर्शाता है, साथ ही साथ प्रतिस्थापन का नियम भी कहा जाता है। सम सीमांत उपयुक्तता को प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं और इससे अधिकांश संतुष्टि का भी नियम कहा जाता है, क्योंकि गॉसियन ने बताया था कि इसमें अधिकांश संतुष्टि की बात की जाती है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन जानने की कोशिश करते हैं तो लिखा गया है कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय का मतलब इस प्रकार खर्च किया जाता है कि वस्तु पे खर्च किया गया अंतिम इकाई, वस्तु पे खर्च किया गया अंतिम इकाई जो होगा वो हमारे सीमांत उपयुक्तता के बराबर होगा। वस्तु पे खर्च किया गया अंतिम इकाई सीमांत उपयुक्तता के बराबर होगा। इसी को कहा जाता है सम सीमांत उपयुक्तता और इसको नियम को प्रतिपादित किसने किया था? गॉसियन ने किया था और इसीलिए इसे गॉसियन का दूसरा नियम भी कहा जाता है। तो गॉसियन का पहला नियम किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, गॉसियन के पहले नियम में सीमांत उपयुक्तता का जिक्र किया गया है, सम सीमांत का जिक्र नहीं किया गया है। प्रीवियस वीडियो में सम सीमांत उपयुक्तता के बारे में काफ़ी आसानी से बताया गया है। तो आज का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। यहाँ सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आधुनिक अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का प्रयोग निम्न में से किसके बदले किया? या देखिए, याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन दे दिया गया, आगम और लागत। याद रखिए आंसर तो लागत होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे वास्तविक लागत होनी चाहिए था। याद रखिएगा, वास्तविक लागत को ही अवसर लागत कहा जाता है। वास्तविक लागत को ही अवसर लागत कहा जाता है और इस अवसर लागत के बारे में ऑस्ट्रिया के जो अर्थशास्त्री थे बेहम के द्वारा ये बताया गया है, बेनहम के द्वारा ये बताया गया है कि वास्तविक लागत को हम लोग अवसर लागत भी कहते हैं। मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा याद करने। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे एग्जाम में कुछ भी इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है पैमाने के प्रतिफल से, परिवर्तनशील अनुपात के नियम से या उत्पत्ति ह्रास नियम से। तो याद रखिएगा, पैमाने के जो प्रतिफल है उसी को हम लोग दीर्घकाल उत्पादन फलन कहते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न को दूसरे ढंग से भी पूछा जा सकता है कि पैमाने का प्रतिफल किससे जुड़ा हुआ है, दीर्घकालीन, अल्पकालीन, है ना, या अति अल्पकालीन। तो याद रखिएगा, पैमाने का प्रतिफल जो है वो दीर्घकालीन उत्पादन फलन से संबंधित रखता है। और कहा गया है कि दीर्घकाल में उत्पत्ति के साधन स्थिर नहीं होते। यानी दीर्घकालीन में अगर आपसे डिफिनेशन पूछा गया कि दीर्घकालीन में होता क्या है, तो उत्पत्ति के जो साधन होते हैं वो स्थिर नहीं होते, यानी वो बदलते रहते हैं, वेरिएबल होते रहते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, निम्नलिखित में से क्या सूक्ष्म अर्थशास्त्र से संबंधित है? सूक्ष्म का मतलब क्या बताए थे? माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसी को व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। और इसमें हम लोग क्या जानते हैं? तो हम लोग इसमें उत्पादन फलन के बारे में पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। वितरण यानी वितरण डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़े हैं और मूल्य निर्धारण यानी प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं। तो याद रखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कंसर्न विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स? तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। प्रोडक्शन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस डिटरमिनेशन। याद रखिएगा, ये तीनों जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के संबंधित रखता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, पूर्ति वक्र की ढाल होती है कैसी? याद रखिएगा, पूर्ति वक्र की ढाल हमेशा धनात्मक होती है। याद रखिएगा, क्योंकि कीमत के साथ जो रिलेशन बनता है, पूर्ति मांग के साथ जो रिलेशन बनता है वो धनात्मक ही होता है। याद रखिएगा, ढाल और इसकी ढाल अगर आपसे अभी तो यहाँ पे पूरे पूर्ति वक्र की ढाल धनात्मक होती है। अगर ऑप्शन में दिया रहेगा ऊपर की ओर होती है, नीचे की ओर होती है, दाईं होती है, बाईं होती है, तो याद रखिएगा पूर्ति वक्र की जो ढाल होती है वो ऊपर की ओर होती है। किधर की ओर होती है? ऊपर की ओर होती है। इतना आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस
निम्नलिखित में से किस बाजार में फर्में स्वतंत्र रूप से मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता? याद रखिएगा, काफी वीवीआई प्रश्न है और बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं इसमें, तो याद रखिए, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से नहीं होता, किसमें स्वतंत्रता नहीं होती है? क्या एकाधिकार में, पूर्ण प्रतियोगिता में, अपूर्ण प्रतियोगिता में या अल्पाधिकार में? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण प्रतियोगिता में। याद रखिएगा, थोड़ा सा जान लेते हैं दोनों के बारे में, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बारे में। तो बताया क्या गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर उद्योग का द्वारा मूल्य निर्धारण किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे अभी तो बोला कि सर आप तो बताएं मूल्य का निर्धारित नहीं किया, लेकिन यहाँ पे तो बोला जा रहा है तो उद्योग द्वारा मूल्य का निर्धारण, उद्योग द्वारा, यहाँ पे बाजार है, याद रखिएगा, उद्योग द्वारा मूल्य का निर्धारण किया जाता है और ये मूल्य सभी फर्मों को मान्य होता है। जितने भी फर्म होते हैं ना, जितने भी फर्म होते हैं सभी को ये मान्य होता है। इसका मूल्यों के आधार पर उत्पादन का निर्धारण किया जाता है, मूल्यों का निर्धारण नहीं किया जाता। याद रखिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, मूल्यों का निर्धारण नहीं किया जाता है, उत्पादन का निर्धारित किया जाता है पूर्ण प्रतियोगिता में। याद रखिएगा, बहुत सारे वीडियो में आंसर दिया गया है एकाधिकार, एकाधिकार नहीं होगा, एकाधिकार नहीं होगा। पूर्ण प्रतियोगिता में ही क्या होता है, मूल्यों का निर्धारण नहीं होता है, बल्कि उत्पादन का निर्धारण होता है। वहीं एकाधिकार में क्या होता है तो ये भी जान लेते हैं। तो उत्पादन और दोनों का, उत्पादन और मूल्य, उत्पादन और मूल्य दोनों का निर्धारण जो होता है एकाधिकार में होता है, परंतु दोनों एक साथ निर्धारित नहीं होगा। अगर उत्पादन का हम निर्धारित करेंगे तो मूल्य का निर्धारित नहीं कर सकते हैं, और मूल्य को अगर निर्धारित करेंगे तो उत्पादन का निर्धारित नहीं होगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, और यहाँ से प्रश्न आपको आएंगे, जरूर आएंगे। बाजार मूल्य साम्य मूल्य से, देखिए साम्य मूल्य को हम लोग सिंपल भी बोल सकते हैं, साधारण बोल सकते हैं। तो बोला गया है कि बाजार मूल्य को होता है, अधिक होगा, बराबर होगा, कम होगा, इनमें सभी। तो याद रखिए, बाजार मूल्य जो होता है वो साम्य मूल्य से, यानी साम्य मूल्य से क्या होगा, या अधिक भी होता है, कम भी होता है और बराबर भी होता है। ये याद रखना होगा, बाजार मार्केट प्राइस जो होता है हमेशा क्या होता है, या इक्वल भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, और बराबर भी हो सकता है, और कम भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, किस बाजार में वस्तुएं एक सी कीमत पर बेची जाती है? एक ही कीमत पर बेची जाएगी, क्या होगा सही जवाब 8 का? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण प्रतियोगिता में। जहां पे प्रतियोगिता होगी वहां पे एक से, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे में बोला गया सर एकाधिकार में जो वस्तुएं की कीमत होती है वो एक सी होती है। नहीं, लिखा गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कीमत एक समान और स्थिर होती है, क्योंकि सभी स्थानों पर एक समान। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर अलग अलग होगा तो वो तो एकाधिकार हो गया ना, कि अगर हम चाहेंगे तो अपनी वस्तु का कीमत बढ़ा भी सकते हैं और हम चाहेंगे तो अपनी वस्तु का कीमत घटा भी सकते हैं। वो एकाधिकार प्रतियोगिता में अगर वस्तु की कीमत घटा बढ़ा, तो अगर दूसरे मार्केट के मुकाबले हम बढ़ा रहे हैं अपने मन से, इसका मतलब है कि वो एकाधिकार की बात बता रहा है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत हमेशा लगभग हर एक जगह आपस में बराबर होती है। आप एनसीईआरटी बुक में भी लिखा गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कीमत एक समान तथा स्थिर होती है और सभी स्थानों पर एक समान ही कीमत होगी। लेकिन एकाधिकार की स्थिति में विभिन्न मंडियों में विभिन्न मूल्य रखा जाता है। अलग अलग मार्केट में जाइएगा, एकाधिकार में बताया गया है कि अगर एक से अधिक दो जगह मार्केट है या दो बाजार है, मान लीजिए कि दो स्टेट का बाजार है, तो वहाँ पे क्या होगा, कीमत का अलग अलग निर्धारण होगा, हो सकता है। तो इस तरह को हम लोग एकाधिकार प्रतियोगिता बोलते हैं। याद रखिए, एकाधिकार प्रतियोगिता में कीमत जो होता है वो विभिन्न होता है, एक सी कीमत पे नहीं बेची जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नांकित में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या? हमने अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ी थी? तो वस्तु को कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, क्यों उत्पादन किया जाए, ये 3 पढ़े थे। ऑप्शन में क्या दिया हुआ, ये तो क्या उत्पादन क्या दिया गया, कैसे उत्पादन किया जाए। लेकिन थर्ड वो रहा है कि उत्पत्ति वस्तुओं का अर्थव्यवस्था में वितरण कैसे किया जाए। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो हम लोग 3 पढ़ते उसी के अंतर्गत में ये आता है
कि डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसे किया जाए, हम लोग बंटवारा यानी उसे दूसरों को कैसे देंगे किसी को आपत्ति ना हो। तो ये ऑप्शन तीनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। तो अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या हैं, क्या, कैसे, किसके लिए, क्या, कैसे और किसके लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, किस साधन में अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। जाहिर सी बात है, अल्पकाल में परिवर्तन नहीं होगा। किस साधन में, स्थिर यानी जो फिक्स हो गया उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकता, स्थिर साधन में कोई बदलाव नहीं होता। इसका मतलब हो गया कि अगर ये अल्पकाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो किस काल में परिवर्तन होगा। जस्ट इसका अगर एग्जाम में आपको अपोजिट दे दिया जाए कि किस काल में परिवर्तन होता है, तो याद रखिएगा दीर्घ काल में परिवर्तन होता है, अल्पकाल में परिवर्तन नहीं होता। अल्पकाल में हर एक चीज फिक्स होती है, दीर्घ काल में चीजों को परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। उत्पत्ति के 5 साधन हम लोग पढ़े हैं, याद रखिएगा। सारे चीज आपको सब्जेक्टिव में बताया गया है। उत्पत्ति के कितने साधन, 5 साधन बताएं। यहाँ पे देखिए कौन कौन है, तो 3 यहाँ पे दिया, भूमि दिया हुआ, श्रम दिया हुआ, पूंजी दिया हुआ, 2 और क्या है, तो एक होगा संगठन। याद रखिएगा उत्पत्ति के ये साधन है संगठन, और एक दिया होगा उद्यमिता। याद रखिएगा उद्यमिता भी जो होता है उत्पत्ति का साधन ही है। तो टोटल कितने हैं उत्पत्ति के साधन, आपसे पूछा जा सकता है उत्पत्ति के कुल कितने साधन होते हैं, 5 साधन होते हैं। लिखिएगा पांचों का नाम कौन कौन, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, उद्यमिता। यहाँ पे ऑप्शन पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। मुद्रा जो होता है उत्पत्ति का साधन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नांकित में से कौन मांग की लोच मापने की विधि है। मांग की लोच हम लोग नाप सकते हैं, तो कुल व्यय द्वारा बिल्कुल, बिंदु प्रणाली बिल्कुल, प्रतिशत या अनुपातिक बिल्कुल, ये तीनों होगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। याद रखिएगा बिंदु प्रणाली को हम लोग ज्यामितीय रीति भी कहते हैं, ज्यामितीय रीति भी कहा जाता है, इसका एक और नाम है ज्यामितीय रीति। याद रखिएगा एग्जाम में नाम बदला हुआ भी दिया जा सकता है, बिंदु प्रणाली ना देके ज्यामितीय रीति दे देगा, तो आपको ये भी याद रखना होगा। और प्रतिशत और अनुपातिक, या प्रतिशत दे सकता है या अनुपातिक दे सकता है, तो आपको सभी नामों को भी याद रखना होगा ताकि आपसे प्रश्न ना छूटे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये दिए गए हैं और यहाँ से प्रश्न आते हैं एग्जाम में। याद रखिएगा जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है वहाँ से प्रश्न आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्ट वे दोनों तरीका से, और इससे बाहर प्रश्न नहीं आते हैं। इसी में से प्रश्न आता है, बस कोई डायरेक्टली प्रश्न होता है और कोई इनडायरेक्ट वे में पूछा जाता है, थोड़ा सा घुमा करके। तो हम लोग सभी को जानने की कोशिश करेंगे। निम्न में से किसने अर्थशास्त्र की विकास जनित परिभाषा दी। हम लोग पढ़ते हैं विकास जनित परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था, सभी को पता होगा, काफी आसानी से बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैमुअल्सन के द्वारा विकास जनित परिभाषा दिया गया है। किसके द्वारा ये दिया गया है, सैमुअल्सन के द्वारा ये दिया गया है, याद रखिएगा। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातों पे भी ध्यान दे देते हैं। क्या इसमें क्या है, विकास जनित परिभाषा में बताया गया है कि सैमुअल्सन के अनुसार अर्थशास्त्रीय विषय सामग्री में सीमित साधन का वितरण एवं आर्थिक विकास दोनों पहलू इसमें शामिल होते हैं। याद रखिएगा इसमें क्या होता है, सीमित साधन का वितरण होता है और आर्थिक विकास दोनों होता है। तो विकास जनित परिभाषा जो प्रस्तुत किया गया है वो सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया है। मार्शल के द्वारा क्या दिया गया है, तो मार्शल ने क्या किया है, मार्शल ने कल्याणवादी विचारधारा प्रस्तुत किया है। याद रखिएगा मार्शल के द्वारा दिया गया है। हम लोग बारी बारी से सभी को जानेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है किसने कहा था। सभी को पता होगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इकोनॉमिक्स इज द सर्विस ऑफ वेल्थ, हम लोग एक किताब जानते थे ना, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, तो वो पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, एडम स्मिथ। तो यहाँ भी होगा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है किसने कहा, एडम स्मिथ ने। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, कब लिखा गया था, 1776 में लिखा गया था। याद रखिएगा 1776 में पुस्तक लिखा गया था, द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया। और इसी में बताया गया कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान होता है। याद रखिएगा काफी वीवीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बैंक का नहीं है। याद रखिए केंद्रीय बैंक हमारा कौन है,
आरबीआई भारत का एक ही केंद्रीय बैंक है जिसे हम लोग आरबीआई के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का एक ही केंद्रीय बैंक है और इसका काम नहीं है साख नियंत्रण, साख सृजन, सरकारी बैंकर, नोटों का निर्गम। तो आप ही बताइए, हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं, बैंक वाले चैप्टर में पढ़े हैं कि नोट निर्गम कौन करता है, आरबीआई करता है। सरकारी बैंकों का बैंकर किसे कहता है, तो आरबीआई को कहा जाता है, यानी केंद्रीय बैंक को कहा जाता है। और केंद्रीय बैंक साख पे नियंत्रण भी करता है, यानी ACD ये केंद्रीय बैंक के कार्य हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा कि साख सृजन जो है वो केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। अच्छा सर, साख सृजन किसका काम है, ये व्यापारिक बैंक का या व्यवसायिक बैंक का काम है साख का सृजन करना, साख का सृजन करना। लेकिन उस पर नियंत्रण कौन लगाएगा, उस पर नियंत्रण लगाने का काम आरबीआई करेगा, लेकिन सृजन करने का काम कौन करेगा, वो करेगा व्यापारी या व्यवसायिक बैंक बोल सकते हैं इसे हम लोग। नेक्स्ट है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आरबीआई का ये काम नहीं है सृजन करना, साख सृजन करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्रीय बैंक, अभी प्रश्न ऊपर बता दिए कि भारत का एक ही केंद्रीय बैंक है, वो कौन है, आरबीआई। आरबीआई जो है वो भारत का मात्र एक केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना आर्टिकल अगर से पूछेगा कि एक्ट किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल सॉरी हाँ आर्टिकल नहीं बोल सकते, संशोधन बोलेंगे यहाँ पे, आर्टिकल नहीं बोलेंगे, संशोधन बोलेंगे यहाँ पे। संशोधन 1934 के अनुसार बोला गया है कि 1935 में इसका क्या किया गया है, 1935 में इसका निर्माण किया गया। आरबीआई की स्थापना अगर पूछे जाएगा तो 1935 हो जाएगा, 1935 हो जाएगा। याद रखिएगा, आरबीआई की स्थापना 1935 में किया गया है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बैंक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो केंद्रीय बैंक है एकमात्र और इसकी स्थापना 1935 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में किसने 200 रुपए के नोट का निर्गम किया। अभी बताया ना कि नोटों का निर्गम करना एक ही बैंक का काम है, ऊपर बताए थे निर्गम करने का काम कौन करेगा, आरबीआई। तो यहाँ भी आंसर क्या हो गया, आरबीआई। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा और 2000 नोटों का निर्गम करता है। प्रश्न पूछ जाएगा 2000 नोटों पे किसका चित्र छपा हुआ है, ये कंपटीशन में प्रश्न पूछे गए थे कि 2000 नोटों पे किसकी तस्वीर है। सभी को पता होगा किसकी, मंगलयान। तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए क्या मंगलयान है या नहीं है, और जो है उसका नाम जरूर बताइएगा। और 2000 के नोट का निर्गम किसके बदले हुआ था, तो 500 और 1000 के बदले हुआ था 2016 में 8 नवंबर की रात में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा घोषणा कर दिया गया था कि 500 और 1000 के नोट को बंद करके 2000 के नोट शुरू कर दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा, आपसे अगर इसवी पूछा जाए कि 2000 नोटों का शुरुआत कब हुई, तो 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, तरलता कोषानुपात में वृद्धि से मुद्रा की मात्रा। तरलता कहने का मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट पैसा नहीं बोल देंगे। तरलता कोषानुसार, तरलता मतलब ऐसी मुद्रा जिसको इनडायरेक्ट वे में, जैसे सोना चांदी ये सब क्या है, इसी को हम SLR बोलते हैं। तरलता को SLR यानी सॉलिड लिक्विड SLR बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो याद रखिए, इसमें क्या होता है कि बोला गया कि जब तरलता यानी जब सोने चांदी का जो अनुपात जब बढ़ेगा तब मुद्रा की मात्रा में क्या आ जाएगी, कब ये बढ़ता है, जब मुद्रा का क्या होता है, मुद्रा यानी मनी बोल सकते हैं, सॉरी मनी का क्या होगा, मनी घट जाएगी तभी इसका क्या होगा, ये होगा। यानी यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरलता कोषानुपात में वृद्धि से मुद्रा की मात्रा घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 19, ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल में क्या होता है, आंतरिक में बाह्य हानियां होती है, बिल्कुल होती है, बोल सकते हैं, इसको भी हम बोल सकते हैं। आंतरिक में बाह्य मितव्यय यानी सुलाभ, यानी याद रखिएगा ह्रासमान पैमाने से दोनों काम होता है, लाभ भी होता है और हानि भी होती है, ये भी याद रखिएगा, लाभ और हानि दोनों होगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन गोसेन का प्रथम नियम है। अभी ऊपर में बताया गया था गोसेन के दो नियम, प्रथम नियम और सेकंड नियम। प्रथम नियम को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, और सेकंड नियम को ऊपर बताया गया था सम सीमांत उपयुक्तता, सेकंड नियम को कहते हैं। तो बताइए फर्स्ट नियम को क्या कहा जाता है, क्या सही होगा, मांग का नियम, सीमांत उपयुक्तता, हास नियम, सम सीमांत या क्रमागत उत्पत्ति
समता नियम। तो क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बी सीमांत उपयुक्तता ह्रास नियम भी हम लोग क्वेश्चन का प्रथम नियम ही होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे ज़्यादा दे दिया है और सीमांत उपयुक्तता ह्रास नियम, अगर ऑप्शन में अगर एग्जाम में आपसे सिर्फ सीमांत उपयोगिता भी बोल देगा तो आपका क्वेश्चन का प्रथम नियम हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन का सेकंड नियम कौन है? सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो यहाँ आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी का प्रयोग निम्न में से किसके विश्लेषण में होता है? पीपीसी के बारे में जब उत्पादन संभावना वक्र के बारे में जब आप जानिएगा तो याद रखिएगा उसके बारे में बताया कि बेरोजगारी की समस्या एवं प्रौद्योगिक प्रगति हेतु जो समस्या है उसको दूर करने के लिए भी किया जाता है, उसके समाधान को भी बताया जाता है, अर्थव्यवस्था के जो समस्या है उसके समाधान को भी बताया जाता है और अर्थव्यवस्था के विकास में भी विभिन्न पहलुओं की विश्लेषण हेतु भी किया जाता है। किसका? पीपीसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। याद रखिएगा उत्पादन संभावना वक्र। एक प्रश्न आया था, उत्पादन संभावना वक्र की जो ढलान होती है वो किस तरह की होती है? तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग लिख के रखिएगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में भी पूछा गया कि उत्पादन संभावना वक्र की जो ढाल होती है वो कैसी होती है या वक्र कैसा होता है। कमेंट बॉक्स में आपके लिए प्रश्न छोड़ के हम जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किससे सम्मिलित होता है? याद रखिएगा मौद्रिक लागत में तीन ही चीज सम्मिलित होता है। कौन कौन होगा? सामान्य लाभ या स्पष्ट और अस्पष्ट, तीनों होता है। यानी मौद्रिक लागत का अगर आपसे फार्मूला भी पूछा जाएगा कि मनी कॉस्ट का फार्मूला बताइए, तो इन तीनों को आपस में क्या कर दीजिएगा? ऐड कर दीजिएगा। इन तीनों को जब आपस में अगर ऐड कर दिएगा, सामान्य लाभ प्लस स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत, देखिए स्पष्ट लागत को व्यक्त लागत भी कहा जाता है और अस्पष्ट को अव्यक्त लागत भी कहा जाता है। तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो मौद्रिक लागत का फार्मूला निकल जाएगा। तो आपसे एग्जाम में अगर फार्मूला पूछेगा तीनों को आपस में जोड़ दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नांकित में कौन सही है? बोला जा रहा है यहाँ पे कुल लाभ का, लाभ कब होगा? आप कोई सामान बेचेंगे, लाभ कब होगा? जब उसको हम जब जितने पे खरीदे उससे ज़्यादा दाम पे बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। तो यहाँ पे बोला गया है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी, कुल आगम। यानी कुल आगम कहने का मतलब है टोटल रेवेन्यू। कुल आगम का मतलब होता है कि अगर टोटल रेवेन्यू जो हमारा है उसमें से हम लागत को घटा दें, यानी जो हम पैसा कमाएं उसमें से हमने जितना लगाया खर्च किया उसको अगर हटा देंगे तो जो पैसा बचेगा उसी को हम लोग कुल लाभ कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। कुल लाभ बराबर यानी टोटल प्रॉफिट बराबर, या प्रॉफिट बराबर होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। काफ़ी आसान सा सवाल है और काफ़ी ये सारी चीज़ आपको बताए गए हैं सब्जेक्टिव में। पूर्ति वक्र के खिसकने से क्या होगा? पूर्ति वक्र के खिसकने से क्या होगा? एक ही पूर्ति रेखा बनेगी या कई पूर्ति रेखा बनेगी? याद रखिएगा पूर्ति की रेखा एक ही होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये सब प्रश्न आपको याद सिंपल है, ये सब याद करने की चीज़ें तुरंत याद होता है कि रेखा कितनी होगी तो एक ही होगी। जहाँ पे आपको हमें ज़रूरत पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझाना, वहाँ पे हम उस चीज़ को जरूर समझाएंगे, याद रखिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ प्रश्न आपको देखने को आएगा यहाँ से एग्जाम में। याद रखिएगा एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटना चाहिए। विक्रय लागत किस बाजार की विशेषता है? विक्रय लागत किस बाजार की विशेषता है? क्या हो जाएगा सही जवाब? तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकाधिकार प्रतियोगिता। एकाधिकार प्रतियोगिता में विक्रय लागत किस बाजार की विशेषता है? तो होता है एकाधिकार प्रतियोगिता में विक्रय लागत जो होती है उसकी विशेषता है। अब यहाँ पे एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता को सब्जेक्टिव में आसानी से बताया गया है। थोड़ा सा भी अगर डाउट लगता है, इसको नहीं समझ में आता, हमारा वीडियो देखिएगा, वहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाने का प्रतिफल लक्षण। अच्छा, ऊपर में ये ऐसा प्रश्न था, ऊपर में प्रश्न था दीर्घकालीन किस पैमाने का है, सॉरी दीर्घकालीन किसका संबंधित, किससे संबंधित रखता है? तो पैमाने के प्रतिफल से। और यहाँ पे देखिए ऊपर में बताए थे कि इस प्रश्न को दूसरे ढंग से भी पूछा जा सकता है और आ ही गया वो प्रश्न कि पैमाने का प्रतिफल लक्षण है। तो जाहिर सी बात है क्या आंसर हो जाएगा? अल्पकालीन या दीर्घकालीन? क्या सही जवाब हो जाएगा? सभी को पता हो गया होगा कि ये होता है दीर्घकालीन। तो अल्पकालीन किसका फल होता है? याद रखिएगा अल्पकालीन जो होता है कारक का प्रतिफल होता है। अगर एग्जाम में आपसे अगर पूछ देगा कि अल्पकालीन किसका प्रतिफल होता है तो कारक का, और दीर्घकालीन किसका प्रतिफल होता है तो वो बोलिएगा पैमाने का। याद रखिएगा कारक का प्रतिफल अल्पकालीन और पैमाने का प्रतिफल दीर्घकालीन होता है। सारी चीज़ों को हम लोग अच्छी से समझने की कोशिश करेंगे।
नेक्स्ट है पुस्तक का नाम है। आपसे बार बार बोला गया है कि पुस्तक को एक जगह जरूर लिखिएगा और उसके राइटर के नाम लिखिएगा। अगर ज़्यादा डीपली में पढ़ना है तो उस किताब को कब पब्लिश किया गया ये भी जरूर लिखिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में राइटर से प्रश्न 100% गारंटी है कि आएगा। चाहे एक आए, चाहे दो आए, चाहे 5 आए, लेकिन आएंगे जरूर। पुस्तक का नाम क्या लिखा गया है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। किसने लिखा? काफी आसान सा प्रश्न है, सभी को पता होगा। किन्स के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। किसके द्वारा? किन्स के द्वारा लिखा गया। और पुस्तक कब लिखा गया है? 1936 में, याद रखिएगा। अच्छा, किन्स ने एक और पुस्तक लिखा है, पुस्तक का नाम जरूर बताएगा। और वो पुस्तक लिखा गया 1919 में। 1919 में वो पुस्तक लिखा गया। उस पुस्तक का नाम आप जरूर बताइए, क्योंकि सब्जेक्टिव में दोनों पुस्तक का जिक्र किया गया है। तो बताइएगा 1919 में किन्स ने किस पुस्तक का जिक्र किया, यानी किस पुस्तक को लिखा। और 1936 में तो आपके सामने है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक को लिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन प्रवाह चर नहीं है? दो तरह का होता है चर, एक होता है स्टॉक, एक होता है प्रवाह। एक होता है क्या? स्टॉक। स्टॉक यानी स्थिर बोल सकते हैं, कि जिसको हम लोग जमा करके रख सकें। और प्रवाह का मतलब जो फ्लो, इसका इंग्लिश ही होता है फ्लो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा फ्लो, है ना। अगर हिंदी नहीं समझ में आता है, कोई कोई वर्ड जो होता है ना, हिंदी थोड़ा सा ज़्यादा पेचीदा रहता है, इंग्लिश ज़्यादा आसान होता है। जैसे फ्लो, बहना बोल सकते हैं। पूछा इसमें क्या प्रवाह नहीं है, यानी क्या प्रवाह नहीं होगा? पूंजी, निवेश, आय या घिसावट, किसमें प्रवाह नहीं होगा? याद रखिएगा, आय में प्रवाह होती है, निवेश में भी होती है, घिसावट में भी होती है, लेकिन पूंजी में प्रवाह नहीं होती है। पूंजी में प्रवाह नहीं, यानी पूंजी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? स्टॉक का एग्जाम्पल हो जाएगा। याद रखिएगा, पूंजी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? स्टॉक का एग्जाम्पल हो जाएगा। बाकी आय, निवेश, घिसावट, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सब आपके प्रवाह का, सॉरी उल्टा बता दिए, सॉरी प्रवाह चर, हाँ नहीं सही है। यहाँ पे पूंजी जो है वो स्टॉक का एग्जाम्पल है, यानी ये प्रवाह चर नहीं है। बाकी सब प्रवाह चर हैं, जितने भी हैं ये सब प्रवाह चर है। बिल्कुल सही जवाब है हमारा, ठीक है। थोड़ा सा हम भी कन्फ्यूजन हो गए थे, लेकिन सही बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, माइक्रो शब्द किस भाषा से संबंधित है? माइक्रो है ना, मैक्रो या माइक्रो, कन्फ्यूजन तो इंग्लिश देख लीजिएगा, ठीक है। अगर कहाँ जहाँ भी कन्फ्यूजन लगे, याद रखिएगा एग्जाम में इंग्लिश को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। अगर हिंदी और इंग्लिश में अगर कन्फ्यूजन लगे तो इंग्लिश वर्ड लेटर को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। अगर कहीं गलती दिखे कि इंग्लिश में कुछ और नाम है, हिंदी में कुछ और नाम है, तो इंग्लिश वाले पे जाइएगा, क्योंकि इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। तो मैक्रो यहाँ पे लिखा गया, यानी एम, यानी समष्टि अर्थशास्त्र। तो किसका भाषा है? जाहिर सी बात है, दोनों तो ग्रीक का ही है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्रीक वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर है, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत संबंधित है। सभी को पता है राष्ट्रीय आय रोजगार का सिद्धांत नेशनल लेवल पे, बहुत बड़े पैमाने पे हमने दो पढ़ा है कि अगर छोटे पैमाने पे किसी का सिद्धांत अगर पूछा जाएगा तो वो होगा व्यष्टि, यानी माइक्रो हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। और बड़े पैमाने पे पूछा जाएगा, स्टडी पूछा जाएगा, जैसे राष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो सारे हो जाते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा, काफ़ी आसान सा सवाल था, समष्टि अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, फिर यहाँ मैक्रो दिया हुआ, मैक्रो अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किसका? नाम भी बताया था ना, बड़े पैमाने पे। तो बड़े पैमाने पे यानी इकोनॉमिक लेवल पे, यानी आर्थिक विकास पे, बिल्कुल कल्याण का भी। अच्छा, इसमें भी क्या कल्याण किया जाता है याद रखिएगा, और आर्थिक तुलना भी की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, बाजार मूल्य निर्धारण में निम्नांकित में से कौन अहम भूमिका निभाता है? बाजार का मूल्य निर्धारित करने में दो ही चीज़ तो है, सभी को पता होगा। इकोनॉमिक्स में दो ही चीज़ है जो बाजार मूल्य का निर्धारण करता है, कौन? सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड, यानी डिमांड एंड सप्लाई। कहाँ हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी, सप्लाई और डिमांड ही बाजार मूल्य का निर्धारण करता है। कैसे करता है? अगर मान लीजिए सप्लाई ज़्यादा हो, अगर डिमांड कम हो, सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड कम हो, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी उसकी कीमत घट जाएगी। और सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मार्केट में हम लोग देखते हैं ना, पेट्रोल ही देखिए ना, पेट्रोल तो दोनों तरह से ना, सप्लाई भी ज़्यादा हो रहा है, डिमांड भी ज़्यादा है, तो कीमत कितनी हाई हो रही है। अगर सप्लाई और वो दोनों अगर ज़्यादा होगा तो भी डिमांड बढ़ जाएगा। अगर डिमांड ही जनरली डिमांड अगर ज़्यादा हो तो उसकी कीमत भी बढ़ाने पे भी बढ़ जाती है। तो याद रखिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, मांग एवं पूर्ति दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नांकित में से कौन उपकरण मौद्रिक नीति के परिणात्मक नियंत्रण के उपकरण में नहीं आता? यहाँ पे बताया गया है
कि विच ऑफ द फ्लोइंग टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी डज नॉट कम टू अंडर द टूल्स ऑफ द क्वांटिटेटिव कंट्रोल के अंदर नहीं आता है। यहाँ पे पूछा गया है किसके कंट्रोल में नहीं आता है, बैंक दर, नगद कोष, वैधानिक तरलता अनुपात या उपभोक्ता साख नियमम। तो क्या सही जवाब हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर डी होगा। उपभोक्ता साख जो नियमम होता है वो मौद्रिक नीति के अंतर्गत में नहीं, नियंत्रण में नहीं होता। अभी हमने पढ़े थे ना, साख का नियंत्रण होगा, सृजन नहीं होगा। तो यहाँ नियमम का मतलब वही बोल सकते हैं, उसका उस पर क्या होगा, उस पर नियंत्रण कर सकता है आरबीआई, लेकिन उसका सृजन नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 34 नंबर है, यदि कुल उपभोग सी हो तो कुल आय वाई हो तो औसत। औसत प्रवृत्ति का यहाँ तो सिंपल सा प्रश्न है कि एपीसी का औसत प्रवृत्ति का फॉर्मूला बता दीजिए। याद रखिए औसत प्रवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है कुल उपभोग बाई कुल आय। उपभोग यानी कुल उपभोग बाई कुल आय का मतलब क्या हो गया, यानी जितना उपभोग किया जा रहा है उसको आय से डिवाइड दीजिए। यानी यहाँ पे बोल सकते हैं उपभोग कितना है सी और आय कितना है वाई, तो सी वाई वाई बोल सकते हैं, सिंपल सा सी वाई वाई। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, भुगतान संतुलन का निम्न में से कौन सी विशेषता है। भुगतान संतुलन काफी आसान सा प्रश्न है। भुगतान संतुलन की विशेषता बतलानी है, क्या सही जवाब हो जाएगा? सभी है भुगतान संतुलन की, यानी क्रमबद्ध लेखा, निश्चित समय अवधि और व्यापकता भी, ये तीनों जो है वो आंसर नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों जो है वो भुगतान संतुलन के विशेषता है। एग्जाम में विशेषता बहुत बार हमने पढ़ाया है, जितने भी चीज़ों की विशेषता बतलाई है वो सभी को याद रखिए, क्योंकि विशेषता से प्रश्न पूछे जाएंगे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति। अच्छा, मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? याद रखिए, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। तो बताइए, महंगाई जब बढ़ेगी तो क्या होगा मुद्रा का वैल्यू? महंगाई बढ़ने पे मुद्रा का वैल्यू घट जाएगा। कैसे घट जाएगा? अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो 100 रुपया पहले बताया जाता था, मेरे माता पिता भी बताते हैं, दादा दादी भी बताते थे कि पहले 100 रुपया में हम लोग सब्जी भर भर के लाते थे, अब 100 रुपया में तो 2-3 होता ही नहीं है। तो याद रखिएगा, तो मुद्रा का वैल्यू हमें उसके लिए ज़्यादा रकम चुकाने पड़ती है, यानी ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो उसकी कीमत क्या हो रही है? वैल्यू कम हो रहा है। महंगाई बढ़ने से वैल्यू बढ़ जाती है। याद रखिए, महंगाई बढ़ने से वैल्यू, सॉरी उल्टा बता दिए, महंगाई बढ़ने से वैल्यू, जो मुद्रा की जो वैल्यू है वो घट जाती है। यानी आजकल 1 रुपया 2 रुपया कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं बोलता है। तो याद रखिएगा, मुद्रास्फीति में मुद्रा की कार्यशक्ति घट जाती है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसमें उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन संभव है। निम्नांकित में किसमें उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन संभव है? बताए थे ना, परिवर्तन किसमें होगा और किसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो अल्पकाल में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन सिर्फ दीर्घ काल में होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हमारा हो जाएगा? देखिए, एक ही प्रश्न को दूसरे ढंग से पूछा जा रहा है, तो एग्जाम में भी यही होगा। अलग से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, जो आपके मॉडल पेपर वहीं से प्रश्न होंगे, बस उस प्रश्न को देने का तरीका बदल दिया जाएगा। आपको वहीं पे फोकस करना है कि क्वेश्चन को किस किस ढंग से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे है, निम्नांकित में से उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन संभव है दीर्घकाल में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, पैमाने का क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम तभी लागू होगा जब क्या हो? जब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मित व्ययताएं अमित व्ययताओं से अधिक होगा। इसका इंग्लिश जान लेते थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होगा। इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट इन द डिस इकोनॉमी, बिल्कुल, यानी यहाँ पे अधिक भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। याद रखिएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने भुगतान शेष की परिभाषा दी? भुगतान शेष की परिभाषा दी, ऊपर एक वहम के बारे में बताए थे ना। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? भुगतान शेष के बारे में किसने बताया? क्या सही जवाब होगा 29 का? तो 29 का जो, सॉरी 29 नहीं 39 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा किन्स ने। याद रखिए, भुगतान शेष की जो परिभाषा दी वो किन्स के द्वारा दिया गया है। याद रखिए, किन्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, 40 नंबर प्रश्न काफ़ी आसान सा है, आप भी इसका आंसर आसानी से लगा सकते हैं। सेब और संतरा की कीमत में वृद्धि होगा। बताइए, सेब और संतरा की कीमत बढ़ जाएगा, तब बताइए ज़्यादा खरीदिए कम, तो उसकी मांग में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। जब मांग में कमी हो गई, कीमत बढ़ने से मांग में कमी हो गई, उसको हम लोग बोलते हैं संकुचन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संकुचन। से आपसे पूछा जाएगा डिफिनेशन भी संकुचन का, तो इस तरह से आप दे सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से
कि अगर कीमत बढ़ने पे मांग की मात्रा कम हो जाती उससे, यानी वो क्या हो गया, घट गया ना, संकुच छोटा हो गया, कम हो गया, तो संकुचन उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। डीजल की कीमत में वृद्धि से ट्रक की मांग, वही क्वेश्चन है फिर यहाँ पे, डीजल बढ़ जाएगा, ट्रक का डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना जी, जाहिर सी बात है ट्रक का डिमांड जो है वो घट जाएगा, यानी डीजल दैट द डिमांड ऑफ ट्रक विल बी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, इनमें कौन सा कर प्रत्यक्ष आपको बताया गया है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये सब प्रश्न तो आप आसानी से लगा सकते हैं, कौन कौन सा डायरेक्ट टैक्स है। यहाँ पे पूछा है डायरेक्ट टैक्स, तो हम लोग पढ़ते हैं कि अपनी संपत्ति पे हम लोग जो टैक्स चुकाते हैं वो डायरेक्ट टैक्स है। हम लोग को संपत्ति पे अगर हमारी जो इनकम है, जो एक साल की जो इनकम है, वो अगर वो 5 लाख से अधिक है तो हमें उसके लिए भारत सरकार को टैक्स पे करना पड़ता है, और उस तरह के टैक्स पे को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ये याद रखिएगा, डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा कर प्रगतिशील कर है, प्रगतिशील कर है यानी प्रोग्रेसिव टैक्स है। आयकर, रेल भाड़ा, बिक्री या जीएसटी, यानी मतलब बदलते रह सकता है, यहाँ पे फिक्स टैक्स नहीं है। तो कौन सा टैक्स होगा जो फिक्स टैक्स नहीं होगा यानी प्रगतिशील होगा, क्या होगा सही जवाब 43 का, तो ऑप्शन नंबर ए आयकर। अगर हमारी आय बढ़ेगी तो हमारा टैक्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा ना। 5 लाख था तो 5 लाख पे कुछ और टैक्स होगा, अगर यही 15 लाख होगा तो कुछ और टैक्स होगा, 50 लाख होगा तो कुछ और टैक्स होगा। तो आयकर पे यानी इनकम टैक्स जो होता है वो बदलते रहता है। नेक्स्ट है 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्यों द्वारा लगाया जाता है। राज्य के द्वारा लगाया गया कर कौन सा होता है, केंद्र के द्वारा लगाया कर कौन सा होता है, ये सभी चीज आपको समझाया गया। क्या हो जाएगा, मनोरंजन, भू राजस्व, स्टाम्प है, उपयुक्त में से सभी, तो सही जवाब हो जाएगा सभी। ये सब जो है वो राज्य सरकार लगाती है, मनोरंजन, भू राजस्व और स्टाम्प सब राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी का मान 1/4 है तो निवेश गुणांक होगा। अब यहाँ पे निवेश गुणांक का फॉर्मूला सभी को याद रहेगा तभी होगा। निवेश गुणांक को हम लोग के से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। और के बराबर होता क्या है, के बराबर होता है 1/1 माइनस MPC, 1 माइनस MPC। तब इसको हम लोग जानते हैं, इस पर रख करके देखते हैं। तो के यानी गुणांक, के मतलब गुणांक हो गया 1, और 1 माइनस MPC कितना 1/4। अगर आपको सॉल्व करना आता है तो इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। ऐसे हम भी सॉल्व करके आपको बता ही देते हैं। अगर ऊपर छोड़ देते हैं इसको एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 1, ये 4 वाला नंबर ऊपर चल जाएगा, नहीं ऊपर में 4 और नीचे में 3 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही होगा। आप घर पे बैठ के इसको अपने से भी सॉल्व कर लीजिएगा आसानी से। 12th के बच्चे हैं, मैथ तो जरूर जानते होंगे, इतना तो सिंपल सा मैथ है। हमने फार्मूला बता दिया, आप फार्मूला पे इसे रखिए और इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नांकित में से कौन सा गैर कर राजस्व है, गैर कर राजस्व कौन है। 46 का क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गैर कर। लाभांश जो होता है गैर कर राजस्व है, लाभांश जो है वो गैर कर लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, अवसर लागत क्या है। याद रखिएगा, अवसर लागत में हम लोग पढ़े ना कि परित्याग किया जाता है। जब आपको अवसर मिलेगी, अब मान लीजिए कि आपको 2 जॉब एक ही साथ मिला, तो एक का क्या करना है, जो बढ़िया वाला उससे चूज कीजिएगा, दूसरे वाले को क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। तो अवसर लागत क्या है, परित्याग भी है, खोया हुआ अवसर भी है, हस्तांतरण आय भी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है, यदि P बराबर वस्तु की कीमत और D बराबर वस्तु की मांग है तो मांग की लोच क्या होती है। याद रखिएगा, मांग की लोच हमेशा क्या होती है, क्या होगा, तो मांग बट्टा कीमत होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा क्या सही होगा, डी सही होगा। सारे चीज आपको बताया गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, यानी डेल्टा परसेंटेज डी बटा डेल्टा परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 49 नंबर है, उदासीनता वक्र विश्लेषण निम्नांकित में से किन प्रभावों को विश्लेषित करता है। ऑप्शन है केवल कीमत प्रभाव, केवल प्रतिस्थापन प्रभाव, केवल आय प्रभाव, या इनमें से सभी। तो 39 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल प्रतिस्थापन प्रभाव जो होता है वो उदासीनता वक्र विश्लेषण को प्रभाव करता है। यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का, और नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट प्रश्न है आज का, अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र होता है, क्या होगा, पूर्ण लोचदार, लोचदार या पूर्णतः बेलोचदार। तो याद रखिएगा, अति अल्पकाल में बेलोचदार होता है, अति अल्पकाल में बेलोचदार, अल्पकाल में
लोचदार होगा यानी कम लोचदार बोल सकते हैं, अल्पकाल में कम लोचदार, और जो होगा दीर्घकाल में वो अधिक लोचदार होगा, यानी पूर्णतः परफेक्टली लोचदार होता है। याद रखिएगा, लोचदार ज्यादा किस में होगा तो दीर्घकाल में, कम लोचदार किस में होगा तो वो अल्पकाल में, और अति अल्पकाल में बेलोचदार होती है। तो ये सभी चीजों को जाना। अच्छा, यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, पूर्ण बेलोचदार। किस बाजार स्वरूप में संसाधन का सबसे अधिक कुशल आवंटन होता है बताया गया है, पूछा गया है। और ये सारे प्रश्न आपको प्रीवियस वीडियो में सब्जेक्टिव में भी बताया गया है कि किस बाजार में संसाधन का सबसे अधिक कुशल आवंटन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। याद रखिएगा, अल्पाधिकार के बारे में, एकाधिकार के बारे में, एकाधिकार प्रतियोगिता के बारे में, ये सारे चीज आपको बताए जा चुके हैं सब्जेक्टिव वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने हमारा सब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखा तो वहां जाकर के ये सारे चीजों को एक साथ देख लीजिए, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, एनडीपी महत्वपूर्ण है। एनडीपी एमपी क्या होती है? एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। और एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस पे, यानी बाजार कीमत पे शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है। और एक होता है फैक्टर कॉस्ट, एक होता है क्या फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत पर। याद रखिए, एक होता है साधन लागत पे शुद्ध घरेलू उत्पाद, और एक होता है बाजार कीमत पे शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो दोनों चीज को याद रखिएगा, दोनों को हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीडीपी माइनस घिसावट, या कहीं कहीं आपको घिसावट के जगह पे मूल्य ह्रास भी दिया रहेगा तो भी आपका, यानी डिप्रिसिएशन भी दिया रहेगा तो भी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखिए, घिसावट ना दिखे, मूल्य ह्रास भी लिखे तो भी वो आंसर सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा कि शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पे, जीडीपी यानी बाजार कीमत पे ग्रॉस डोमेस्टिक यानी सकल घरेलू उत्पाद जो होता है उसमें से हम लोग मूल्य ह्रास को माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल जाता है। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाएगा कि शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पे, फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हो गया साधन लागत पे, तो वहां पे जो आंसर हो जाएगा उसमें जो हो जाएगा आंसर बता देते हैं। उसमें एनडीपी इसको क्या किया जाता है किसके साथ, तो आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है, और साथ ही साथ अप्रत्यक्ष यानी अप्रत्यक्ष कर जो होता है उसको क्या किया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स को उसमें से घटा दिया जाता है। फिर से हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं, अगर यही एनडीपी जो आपसे पूछा जाएगा, एनडीपी एफसी में पूछा जाएगा, तो उसमें जो हमारा क्या होता है कि एनडीपी एमपी यानी ये जो हो जाएगा ये, और इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, तो इसमें हम लोग सब्सिडी को जोड़ देंगे, और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर जो हो रहा है इसको घटा देंगे, यानी इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग उसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो वो हो जाएगा एनडीपी एट किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे यानी साधन लागत पे, और यहाँ पे दिया गया है बाजार कीमत पे। तो दोनों प्रश्न को आपको याद रखना होगा कि साधन लागत पे क्या होगा और बाजार कीमत पे क्या होगा एनडीपी का फॉर्मूला। और यहाँ से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, यहाँ का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 52 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार दिया था? याद रखिएगा, समय तत्व का जो विचार जो प्रकट किया गया है वो मार्शल के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा, किसके द्वारा दिया गया है, तो मार्शल के द्वारा दिया गया है। इसमें उन्होंने क्या बताया, तो इसमें उसने बताया है कि कीमत का जो निर्धारण जो किया जाता है वो डिमांड और सप्लाई के आधार पर किया जाता है, डिमांड और सप्लाई के यानी पूर्ति और मांग के आधार पर किया जाता है। तो इसी तरह इसी को उसने समय तत्व विचार प्रस्तुत किया, यानी किसने किया, मार्शल ने किया। तो याद रखिएगा, जितने भी राइटर के नाम है आपको याद रखना, उससे जुड़ी हुई उन्होंने जो अवधारणाएं दी है, जो नियम बनाया है उसको आपको याद रखना होगा, क्योंकि वहां से आपको 2-3 प्रश्न, कम से कम 2-3 प्रश्न तो जरूर आपको पूछे जाएंगे इकोनॉमिस्ट से, यानी जो अर्थशास्त्री है उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता होती है। याद रखिएगा, किसी भी, ये आपका डिफिनेशन है कि किसी भी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को हम लोग उपयोगिता कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं हम लोग इसे, तो इसे हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट इज कॉल्ड यूटिलिटी। याद रखिएगा, ये आपका तो डिफिनेशन हो जाएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है डिफिनेशन। तो देखिए डिफिनेशन से भी किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, इनमें से किनका संबंध जो है वो जनसंख्या के इष्टतम सिद्धांत से है। इष्टतम सिद्धांत से बताया, ऑप्टिमम थ्योरी से पूछा गया है। ऑप्टिमम थ्योरी, जनसंख्या के इष्टतम सिद्धांत तो किसने दिया था, क्या सही हो जाएगा 55 का, तो ऑप्शन नंबर डी, टी.आर. माल्थस ने दिया था, टी.आर. माल्थस ने दिया था। याद रखिएगा, ये ब्रिटेन के थे, याद रखिए कहाँ के थे, और इन्होंने एक
पुस्तक लिखा है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इसमें उन्होंने जनसंख्या और संसाधन के बारे में लोगों को बताया है, जनसंख्या और संसाधन के बारे में लोगों को बताया है, और इसी पुस्तक में उन्होंने जनसंख्या के इष्टतम सिद्धांत को भी बताया है। तो याद रखिएगा टी.आर. माल्थस, और इनके द्वारा पुस्तक को भी आप लोग याद रख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पुस्तक के नाम पूछे जाएंगे और राइटर्स के नाम भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सेबी का कार्य है? सेबी का कार्य क्या है? आप कमेंट बॉक्स में सेबी की फुल फॉर्म जरूर हमें बताइएगा। और सेबी का कार्य है प्राथमिक और द्वितीय प्रतिभूति बाजार का विनियमन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 12 अप्रैल 1992 में सेबी की स्थापना हुई थी। तो आपसे स्थापना भी पूछा जा सकता है कि सेबी की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा, अगर आपको तारीख याद नहीं है लेकिन इसे भी कम से कम आपको याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर एक्यूरेट डेट नहीं याद है तो आप 1992 जरूर याद रखिएगा, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? ये सब प्रश्न काफी आसान सा प्रश्न है। आपको बताया गया प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र क्या होता है, इसमें क्या क्या आ सकते हैं। तो ये तो आपके लिए बहुत आसान सा प्रश्न हो गया कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। प्राथमिक से भूमि, खनन, वन, ये सब क्या हो गया, यानी नेचुरली जो चीज़ जो है वो जनरली आपको क्या हो जाएगा, वो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं। वहीं द्वितीय क्षेत्र में आपका आ जाएगा फैक्ट्री, इंडस्ट्री वगैरह जो होगा वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। और जितने भी सर्विसेज है, जितने भी सेवाएं हैं, वो जितने भी सर्विस होते हैं, चाहे वो जैसे जो लोग सरकारी जॉब कर रहे हैं तो वो क्या किसी न किसी तरह से हमारी सेवा कर रहे हैं, तो इस तरह के को हम लोग बोलते हैं तृतीय क्षेत्र। तो आपको याद रखना होगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक प्रश्न तो जरूर होगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 है, MC बराबर AC तो औसत लागत की ढाल होती है। यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है मार्जिनल कॉस्ट बराबर एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत बराबर औसत लागत जब बराबर होगी तो ढाल क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ये सारे चीज़ आपको बताया गया है। आप हमारे जाके उत्पादन लागत वाले चैप्टर में जाकर देखिएगा, वहाँ पे इसके बारे में आपको बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 58 का। क्वेश्चन नंबर 59 है, समानता आयकर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? याद रखिएगा आयकर जो है वो करदान क्षमता के सिद्धांत पे आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। जो आयकर है वो करदान क्षमता के सिद्धांत पे, यानी जो हम कर दे करते हैं हम अपनी क्षमता के अनुसार ही हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है, तो इसीलिए बताया गया है कि ये करदान की क्षमता के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से कौन वस्तु कर है? वस्तु यानी कॉमोडिटी टैक्स क्या है? तो उपहार टैक्स जो होता है वो कॉमोडिटी टैक्स कहलाता है। याद रखिएगा उपहार यानी गिफ्ट टैक्स जो होता है वो कॉमोडिटी टैक्स कहलाता है। 60 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में है, किसके सुझाव के आधार पर आय कर से संग्रहित राशि केंद्र द्वारा राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? ये सब प्रश्न एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये सब प्रश्न डायरेक्टली आपको एग्जाम में जब मिलेगा आप ही बताइए कि जो राज्य और केंद्र के बीच जो टैक्स होंगे वो कौन करेगा? नीति आयोग, चुनाव आयोग का काम है चुनाव करना, नीति आयोग का काम नहीं है ये सारे चीज करना। नीति आयोग का काम अलग होता है। याद रखिएगा यहाँ पे एक ही व्यक्ति का काम है जो कि है वित्त आयोग का, एक ही का काम है वो वित्त आयोग का काम होता है राज्यों और केंद्र के बीच आय का संग्रहित करना, आयकर को संग्रहित करना, उसे कलेक्ट करने का काम कौन करेगा? तो वित्त आयोग करेगा। तो 61 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, बाजार की असफलता का कारण क्या होता है? देखिए बाजार की असफलता का बहुत सारे कारण होते हैं, ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? तो ये बढ़ात्तम हो जाएगा। बाहरी चीजें जो होती हैं बाजार की असफलता का जो होता है वो मुख्य कार्य होता है। मार्केट फेलियर काउज्ड बाय द एक्सटर्नलिटीज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, भुगतान शेष में कौन सी मदें सम्मिलित होती है? सिंपल सा प्रश्न है। भुगतान शेष के बारे में भी आपको बताया गया है कि इसमें से कौन सी चीजें शामिल होती है। भुगतान शेष में कौन सी मदें शामिल होती है? तो दृश्य मध्य, पूंजी, अदृश्य, ये तीनों होता है। याद रखिएगा ये तीनों होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये सारे चीज आपको सब्जेक्टिव वीडियो में बताया जा चुके हैं आसानी से, तो वो भी वीडियो को जरूर देखिएगा अभी तक आपने नहीं देखा है। और हमारे चैनल को जरूर से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को, और दोस्तों में ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपसे यहाँ से पर डे किसी न किसी सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको करवाए जाएंगे पूरे एग्जाम तक। यानी कब से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, 1 फरवरी, 2 फरवरी या 3 फरवरी, जब भी से हो रहा है वहाँ से आप तक आपको लगातार करवाए जाएंगे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर है, अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पाद
किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा। तो सब ये भी प्रश्न आपको बताया गया। अगर हमारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वीडियो देखे होंगे, ये सारे प्रश्न वहीं से आपको देखने को मिला। ये सारे प्रश्न हमने पहले ही करवा चुके हैं। तो सही आंसर हो जाएगा द्वितीयक अवस्था में, द्वितीय यानी सेकंड स्टेज में जो होता है वो सबसे अच्छे जो अल्पकालीन उत्पादन की दशा कहलाती है, याद रखिएगा। औसत परिवर्तन लागत क्या है, क्या होता है औसत पर, ये सारे चीज आपको तो बताया जा चुका है। औसत परिवर्तन लागत क्या है, 65 का क्या सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कुल परिवर्तन लागत गुने उत्पाद, कुल परिवर्तन लागत प्लस उत्पाद, कुल परिवर्तन लागत माइनस उत्पाद, या कुल परिवर्तन लागत भाग उत्पाद। यानी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, तो कुल परिवर्तन लागत को उसके क्वांटिटी यानी उत्पाद से अगर डिवाइड दे देते हैं तो क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औसत परिवर्तन लागत निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, श्रम मांग वक्र में वामावर्ती विचलन का कारण होता है। वामावर्ती, अब यहाँ पे हो गया तो इंग्लिश मीडियम में भी इसको थोड़ा देख लेते हैं। वामावर्ती का मतलब होता है लेफ्ट वार्ड, लेफ्ट मतलब बाएं की ओर। तो कहता है लेफ्ट वार्ड शिफ्ट इन लेबर डिमांड कर्व इज काउज्ड बाय द, क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, तो 66 का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर है, मजदूरी दर में कमी हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर जाएगी, अगर मान लीजिए कोई इधर है तो इधर हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे देखिएगा, तो ये y है, ये x है, तो कोई चीज़ बढ़ेगा तो वो किधर की ओर शिफ्ट होती है, दाईं ओर शिफ्ट होती है, राइट साइड की ओर शिफ्ट होती है। और यहाँ पे प्रश्न बोला गया है लेफ्ट की ओर शिफ्ट होना, यानी उसमें क्या हो जाएगी, उसमें कमी हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इस तरह से याद रखिएगा, काफी आसान सा प्रश्न था। मजदूरी दर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। नेक्स्ट का 67 नंबर है, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन संसाधन का स्वामित्व किस क्षेत्र के अधीन आता है। सभी को बताया गया है कि जो भी उत्पादन संसाधनों का जो स्वामित्व होता है वो उत्पादन क्षेत्र होता है, उत्पादन क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्पादन क्षेत्र हो जाएगा, प्रोडक्शन सेक्टर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, भुगतान शेष घटक है। ऊपर में भी हम लोग पढ़े थे भुगतान शेष के बारे में। यहाँ एक और प्रश्न दिया गया है, भुगतान शेष का घटक है, कौन घटक होगा, यही सी बात है, चालू खाता पूंजी खाता, बिल्कुल दोनों हो जाएगा। करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों हो जाता है, ये आपका भुगतान शेष होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए एंड बी बोथ। किस मूल्य पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मापा जाता है। अभी ऊपर में हम लोग भी शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद पढ़ा, यहाँ पे बताया गया है कि किस मूल्य पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मापा जाता है। क्या सही जवाब हो जाएगा, तो ये सही को पता होगा, आधार वर्ष के आधार पर। याद रखिएगा, आधार वर्ष यानी एक वर्ष में होता है ना, जो उसकी जो आधार होती है ना, उस पे हम लोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मापते हैं। याद रखिएगा, कीमत पे नहीं नापते हैं, न वर्तमान कीमत पे, नहीं स्थिर कीमत पे। याद रखिएगा, ये आधार वर्ष पे हम लोग उसके कीमत को मापा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 69 का। एक मध्यवर्ती वस्तु के रूप में मुद्रा ने किस प्रक्रिया को सरल कर दिया। यहाँ पे काफी आसान अच्छा सा प्रश्न दिया गया है कि एक मध्यवर्ती वस्तु के रूप में मुद्रा ने किस प्रक्रिया को सरल बनाया है। तो मूल संचय, मूल मापन और लेन देन तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 70 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से किन कारणों के चलते उत्पादन संभावना वक्र की ढाल नतोदर होती है। नतोदर का मतलब होता है कनकेव, याद रखिएगा कनकेव होगा। तो क्या सही जवाब हो जाएगा 71 का, तो ऑप्शन नंबर डी, बढ़ती अवसर लागत के कारण उत्पादन संभावना वक्र की ढाल जो होती है वो कनकेव होती है। अगर घटती अवसर लागत हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे कन्वेक्स हो जाएगा। बस इस चीज को आपको याद रखना होगा आप दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 है, एक अशास्त्री का कार्य विश्लेषण करना है, निदान करना नहीं, यह किनका कथन है। इस तरह से कथन से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से जो भी हमारे इकोनॉमिस्ट से अर्थशास्त्री हैं उन्होंने बहुत सारे कथन कहा है, बहुत सारे अपनी बातों को रखा है और उनको एक कथन के रूप में प्रयुक्त किया है। तो वो सारे प्रश्न आपको याद रखने होंगे क्योंकि वहां से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा, तो 72 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किन्स ने कहा था। याद रखिएगा, ये किसके द्वारा कहा गया है, किन्स ने कहा है कि अर्थशास्त्री का कार्य विश्लेषण करना है, न कि किसी चीज का निदान करना होता है। ये किन्स ने कहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, किस स्थिति में उत्पत्ति समता नियम क्रियाशील होता है? सभी को पता होगा, जब ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब आपस में बराबर होंगे, कौन आपस में बराबर होगा? एमपी बराबर एपी, एमपी और एपी फुल फॉर्म लिखिएगा क्योंकि सारी चीज बताया गया। एमपी का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब क्या होता है। 73 का क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी आंसर सी। अर्थव्यवस्था में दुर्लभता की समस्या का कारण है, अर्थव्यवस्था में दुर्लभता की समस्या का कारण क्या होगा? यहाँ पे याद रखिएगा, सारी चीज़ों को हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा है कि हमारी अर्थव्यवस्था में दुर्लभता का सबसे बड़ा जो कारण है वो सीमित संसाधन है, और हमारी जो उपयोगिता है, हमारा जो मांग है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन साधन क्या है हमारे पास? सीधा सीमित है। साधन हमारे पास क्या है? सीमित साधन है। यही दुर्लभता की सबसे बड़ी समस्या माना जाता है, सीमित संसाधन, यानी आंसर बी। 75 नंबर है, आधुनिक अर्थशास्त्री के अनुसार उत्पादन के संसाधनों का पारिश्रमिक निम्नांकित में किस पर किया जाता है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार में जो बताया गया, उन्होंने उत्पादन के संसाधनों का पारिश्रमिक निम्नांकित में किस पर निर्भर करता है? तो सभी को पता होगा किस पे निर्भर करेगा? मांग और पूर्ति पे। याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा? साधन की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है, साधन की सीमांत उपयोग उत्पादकता पर निर्भर करता है। याद रखिएगा यहाँ पे पारिश्रमिक पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 76 नंबर है, किस वर्ष आधार का अध्ययन माइक्रो अर्थशास्त्र और माइक्रो अर्थशास्त्र में विभक्त हुआ है? ये सारी चीज़ आपको बताया है। कब ये दोनों को बांट दिया गया है? तो जब याद रखिएगा कि हमने जब बताया था कि जब महामंदी हुई थी, कब महामंदी हुई थी? तो 1929 में ग्रेट डिप्रेशन का काल आया था, और वहीं से क्या किया गया था कि दो भागों में बांट दिया गया था, एक माइक्रो और एक मैक्रो। याद रखिएगा, तो 1929 के बाद क्या हो जाएगा? कौन सा डेट आ जाएगा? तो 76 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए, सॉरी 1930 में। याद रखिएगा क्योंकि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन ही आया था, यानी विश्व महामंदी आई थी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा विश्व महामंदी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 1929। विश्वव्यापी अच्छा यहाँ पे प्रश्न आ ही गया कि विश्वव्यापी महान मंदी कब, यानी ग्रेट डिप्रेशन कब आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन 77 पूछ ही रहा है कि ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ था। अभी हमने बता दिया 1929, यानी यहाँ पे रेंज दिया गया है 1929 से 1939 को हम लोग ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। याद रखें डिकेड के नाम से जानते हैं 1929 से 1939 तक। तो अगर आपसे शुरुआती डेट पूछा जाएगा कि शुरुआत कब हुई थी ग्रेट डिप्रेशन, तो 1929 याद रखिएगा। तो 77 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 78 है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है? ये सारे चीज आपको बताया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कौन करेगा? मूल्य नियंत्रण, योजना तंत्र, बाजार तंत्र। क्या सही जवाब हो जाएगा? 78 का सभी हो जाएगा, बाजार तंत्र भी, मूल्य नियंत्रण भी और योजनाएं हमारी अच्छी रहेगी तो समस्याएं दूर हो जाएगी। मूल्य पर नियंत्रण रहेगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगी, और बाजार तंत्र भी रहेगा तो भी हमारे जो संसाधन की समस्या है वो दूर हो जा सकती है। यानी ऑप्शन नंबर डी, आसानी से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न में से किसमें कुछ आगतें स्थिर रहती है? कुछ किसमें आगतें जो होती हैं यो, यानी आगतें यानी इनपुट, जो इनपुट होती है वो स्थित होती है। क्या होगा 79 का सही जवाब? तो ऑप्शन नंबर बी, अल्पकाल में। हमने पढ़ा है इसके प्रीवियस वीडियो में कि अल्पकाल में चीजें परिवर्तित नहीं होती है, स्थिर रहती है, और यहाँ भी पूछा गया है कि स्थिर रहती है किस काल में? अल्पकाल में, और दीर्घकाल में वो परिवर्तित होती है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा, आसानी से लगाओ। देखिए एक ही प्रश्न को 2-3 ढंग से पूछा गया है। यहाँ पे ऊपर में जब हमारा पहला वीडियो देखिएगा तो उसमें इसी प्रश्न को दूसरे ढंग से पूछा गया है कि अल्पकाल में वस्तुएं क्या होती है, आगतें क्या होती है। ऑप्शन है परिवर्तित तो स्थिर रहती है या दोनों होगा। तो यहाँ पे लेकिन याद रखिएगा अल्पकाल में जो होती है आगतें वो स्थिर रहती है। तो काफ़ी आसान सा सवाल था, और एक ही प्रश्न को अलग अलग ढंग से किस तरह से पूछा जा रहा है देख लीजिए। अभी निम्नलिखित में से कौन संयोग पूरक वस्तु का है? याद रखिए यहाँ पे संयोग पूरक है। याद रखिए एक दूसरे का पूरक होगा, एक दूसरे का पूरक होगा। पूरक वस्तुएं जो कहते हैं एक के बिना दूसरा क्या हो जाएगा? अधूरा है। जैसे कलम और स्याही एक दूसरे का पूरक है, कलम है और स्याही नहीं है तो किसी काम का नहीं, अगर स्याही है कलम नहीं तो भी किसी काम का नहीं। तो एक दूसरे के बिना वो अधूरा है, उसी को हम बोलते हैं पूरक वस्तुएं बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चाय और कॉफी क्या है? तो ये अस्थापन्न वस्तुएं हैं। चाय और कॉफी क्या है? अस्थापन्न वस्तुएं कहती हैं कि जब कॉफी का कीमत बढ़ जाएगा तो चाय का मांग भी बढ़ जाएगा, और कॉफी का कीमत
घट जाएगा तो चाय का मांग भी घट जाएगा। तो ये स्थापन्य वस्तुएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नांकित संयोग में स्थापन लीजिए। स्थापन्य वस्तुएं बता ही दिया गया, आगे पूछ ही दिया गया कि स्थापन्य वस्तुएं किसे कहते हैं। क्या हो जाएगा स्थापन्य वस्तुएं? ब्रेड एवं मक्खन, रोटी दाल, सरसों तेल और रिफाइन, कुर्सी या टेबल। तो जाहिर सी बात है कि उसके बदले में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सरसों तेल और रिफाइन। जब रिफाइन का दाम बढ़ जाएगा तो सरसों तेल का इस्तेमाल करेंगे, और रिफाइन का दाम घट जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? सरसों तेल कम इस्तेमाल करेंगे। जाहिर सी बात है रिफाइन तेल अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो सरसों तेल हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थापन्य वस्तुएं हो जाएगी। निम्नांकित में कौन मांग वक्र पूर्णतः बेलोचदार होती है? ऊपर में भी बताया गया है कि बेलोचदार होती है। कौन सी मांग होता है? ऊर्ध्वाधर मांग वक्र, रेखीय मांग वक्र, आयताकार, अति परवलयीय मांग वक्र, या इनमें से सभी। तो 82 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वाधर मांग वक्र जो होती है वो बेलोचदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 है, आगम औसत और औसत लागत बराबर, यानी AR बराबर AC। AR यानी एवरेज रेवेन्यू बराबर एवरेज कॉस्ट किस प्रकार की स्थिति में आपस में बराबर होती है? समान लाभ में, अधिक समान लाभ में, या हानि में? तो 83 का जो सही जवाब हो जाएगा अधिक सामान्य लाभ में, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। नेक्स्ट 84 नंबर है, निम्नांकित में से कौन नियम कृषि में लागू होता है? निम्नांकित में नियम कृषि में कौन लागू होगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? 84 का याद रखिए, उत्पत्ति ह्रास नियम। याद रखिए उत्पत्ति ह्रास नियम को हमने सब्जेक्टिव वीडियो में काफ़ी आसानी से बताया है, जाकर के वहाँ देखिएगा उत्पत्ति ह्रास नियम क्या किसे कहते हैं, ये सारे चीज़ों को। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी भी यहाँ से अब 16 प्रश्न और है, 16 प्रश्न बचे हुए हैं। तो वीडियो छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो 85 नंबर है, भौतिक आदाओं यानी इनपुट तथा प्रदाओं यानी आउटपुट के फलनीय संबंध को क्या कहा जाता है? याद रखिए यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट एंड द फिजिकल आउटपुट। यानी सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट में क्या संबंध है? क्या संबंध होगा? तो 85 का ऑप्शन नंबर बी, संबंध को हम लोग क्या, यहाँ पे पूछा गया संबंध को क्या कहा जाता है? तो प्रोडक्शन फंक्शनल कहा जाता है, फंक्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्पादन फलन कहा जाता है, प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है किसे? जब फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट फिजिकल। 86 नंबर है, संतुलन वह स्थिति है जिसमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति न हो। निम्नांकित में से किनका कथन है? किनका कथन है? ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आपको बताए जा चुके हैं। कथन के बारे में बार बार पूछा गया है, उनसे जुड़े हुए जो अर्थशास्त्री है उनके नाम पूछे जाते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टिगलर ने कहा था संतुलन वह स्थिति है जिसमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति नहीं होती है। नेक्स्ट 87 है, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से जो कुल आगम में वृद्धि होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग सीमांत आगम कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीमांत आगम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सारे चीज आपको सब्जेक्टिव में बताया गया है। नेक्स्ट है, मुद्रा का गौण कार्य है। मुद्रा का गौण कार्य है, क्या होगा मुद्रा का गौण कार्य? तो याद रखिएगा स्थगित भुगतान जो होता है वो मुद्रा का गौण कार्य होता है। डिफर्ड पेमेंट जो होता है मुद्रा का गौण कार्य है। 89 है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। कितनी बार ये प्रश्न देखने को मिला गया है? ये प्रश्न आपके जो सेंटर एग्जाम है ना, शायद उसमें भी देखने को ये मिला है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य है, किसने कहा था? ये VVI इस तरह का प्रश्न होते हैं जो बार बार रिपीटेशन होते हैं। तो विदर्श ने कहा था, हार्टले विदर्श ने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। नेक्स्ट है, मुद्रा वह अधूरी है जिसमें आसपास अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। कुछ प्रश्न नए देखने को तो मिल रहे हैं, लेकिन अभी बताए थे ना कि राइटर के नाम लिख करके उनसे जुड़े हुए जितने भी उनके कथन है, उनके द्वारा जो अवधारणाएं दी गई हैं उनको लिख लीजिएगा। तो 90 का सही जवाब क्या हो जाएगा? मुद्रा वह अधूरी है जिसके आसपास अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। सही जवाब क्या हो जाएगा? 90 का जो सही जवाब हो जाएगा, मार्शल ने इस बात को कहा था। मार्शल ने, ऑप्शन नंबर डी, मनी इज द पाइवट अराउंड विच द इकोनॉमिक साइंस द क्लस्टर, हु स्टेटमेंट इन दिस इज दिस? तो आंसर हो जाएगा डी, मार्शल ने कहा था इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नांकित में कौन केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण की गुणवत्ता विधि नहीं है? हमने आपसे बताया था कि साख का सृजन कौन करता है, साख का नियंत्रण कौन करता है। तो आपको पता होगा कि साख का जो नियंत्रण है वो कौन करेगा? RBI उस पर नियंत्रण करता है, लेकिन जो सृजन करने का काम
होता है वो व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक का काम होता है, कमर्शियल बैंक का काम होता है। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण की गुणवत्ता विधि नहीं है। तो क्या गुणवत्ता विधि नहीं है? 91 का वैधानिक कोषानुपात में परिवर्तन यानी SLR में परिवर्तन जो है उसका ये गुणात्मक विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी साख का राशनिंग करना यानी साख का राशनिंग करना, प्रत्यक्ष कार्यवाही और नैतिक दबाव, ये सारे जो केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण की गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है भारत में कौन सा सभी बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? RBI को कहते हैं। सभी को पता होगा बैंकों का बैंक RBI को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना 1935 में अधिनियम 1934 के तहत किया गया था। इस बात को भी याद रखिएगा। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था विज्ञान है? अर्थव्यवस्था विद्यमान है, विज्ञान नहीं सॉरी विद्यमान है। तो सभी पता है, सिंपल। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट लगा देता है, विद्यमान है। सिंपल बोलते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। अगर इसको सिंपल प्रश्न इसको सिंपल ढंग से दिया जाए तो क्या बोलेंगे? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो कैसी है सभी को पता है, मिश्रित है, मिक्स्ड इकोनॉमी है भारत की। यहाँ पूंजीवादी भी होती है, यहाँ समाजवादी, दोनों मिलकर काम होता है यहाँ पे। इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक्स है यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट 94 है निम्नलिखित में से कौन आर्थिक प्रणाली का आधार है? आर्थिक प्रणाली का आधार पूछा जा रहा है 94 नंबर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी यानी संस्थागत आधार, तकनीकी आधार और वैचारिक आधार, ये तीनों जो है ये आर्थिक प्रणाली का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है किनके अनुसार जनसंख्या वृद्धि का आधार ज्यामितीय क्रम 1 2 4 8 16 32 64 128 है। यानी ये सब दो का गुणांक है। किसका ये ज्यामितीय क्रम किसने दिया? सबसे बहुत सिंपल बोल सकते हैं, ये जो ज्यामितीय क्रम है किसने दिया? तो माल्थस ने दिया। याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न आपको करवाए जा चुके हैं कि ज्यामिति का आधार जो है किसके द्वारा दिया गया? तो ये जो क्रम दिया गया है वो माल्थस के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 है अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करे। प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करे, ये अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है। किसने कहा था? फिर वही क्वेश्चन पूछा गया है, किसने कहा था इस चीज के बारे में? सही जवाब हो जाएगा माल्थस ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी। 97 नंबर है निम्नांकित में से कौन अस्पष्ट लागते हैं? निम्नांकित में से कौन अस्पष्ट लागते हैं? निम्नांकित में से कौन अस्पष्ट लागते हैं? क्या सही जवाब हो जाएगा 97 का? 97 का क्या सही जवाब हो जाएगा? 97 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 है निवेश गुणांक की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? निवेश गुणांक के बारे में पिछले वीडियो में बताया गया है। क्या होता है निवेश गुणांक को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे इसकी अवधारणा किसने दी थी? 98 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किन्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किन्स ने दिया था। नेक्स्ट 99 है दीर्घकाल में हम सभी मर जाते हैं। ये भी कथन किसका है? ये कथन किसका है 99 का? द 99 का ये भी कथन किन्स का ही है। दीर्घकाल में इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, ये कथन है किन्स का। और आज का लास्ट प्रश्न है कि किसने कहा था पूर्ति अपनी मांग की संरचना स्वयं तैयार करती है? स्वयं करती है, उसको स्वयं तैयार करती है। तो ये JB ने कहा था, JB ने कहा था। तो ये महत्वपूर्ण हमारे 100 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आया होगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।